हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू रॉय क्लासेस। मैं आकाश कुमार रॉय स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रॉय क्लासेस पे। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 3.6। हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.6 की ही। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आपके आज के पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड की। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। हमें तीनों इस वीडियो में आज डिस्कस करने हैं। पहला है हमारा, हेतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि ऋतु कैन रो, रो मतलब होता है यहाँ पे चप्पू चलाना, मतलब जैसे आप समझ सकते हैं नाव चलाना। तो यहाँ डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दो नए टर्म आए हैं। सबसे पहले इन्हें समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को थोड़ा इजी वे में समझ के इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि ऋतु एक नाव को चलाती है। डेफिनेटली अगर वो नाव को चलाएगी तो या तो वो नदी में चलाएगी या तो तालाब में चलाएगी। लेकिन यहाँ डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो ये जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम है ये आपके तालाब में नहीं आते। ये जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम है ये रिलेटेड है पानी के बहने से, यानी फ्लोटिंग ऑफ वाटर से। और फ्लोटिंग ऑफ वाटर कहने का मतलब ये है कि पानी जो आपका बहेगा वो नदियों में बहता है, रिवर्स में बहता है, तालाबों में पानी बहता नहीं है, वो स्टिल वाटर होता है। तो यहाँ से एक बात ये निकल के आती है कि आपकी एक रिवर है, ये रिवर है। अब इस रिवर का जो वाटर है वो फ्लोट कर रहा है। अब उसके फ्लोट करने की भी कोई डायरेक्शन होगी। सपोज करिए ये आपकी रिवर है। अब इस रिवर का जो पानी है ये फ्लोट कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में पानी फ्लोट कर रहा है। आपके पास एक बोट है, बोट जो ऋतु चला रही है। कौन चला रहा है? ऋतु। तो ये आपकी बोट है, इसे ऋतु रो कर रही है। रो कर रही मतलब चलाना हो गया। अब ऋतु इस नाव को दो डायरेक्शन में चला सकती है। पहली डायरेक्शन ये है कि ये इस क्वेश्चन के हिसाब से ऋतु इस नाव को दो डायरेक्शन में चला रही है। पहली डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में नाव भी जा रही है। दूसरी डायरेक्शन ये है कि जिस डायरेक्शन में नाव पानी बह रहा है उसके जस्ट अपोजिट में। तो यहाँ से आपका ये जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकल के आया है वो यहीं से आया है। अब आप ये देखिए कि आपका रिवर में पानी बह रहा है, डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी। तो हम उस स्पीड को मानते हैं y किलोमीटर पर आवर। और आपकी बोट भी चल रही है क्योंकि ऋतु उसको रो कर रही है, तो उसकी भी स्पीड कुछ होगी, तो हम उसे मानते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास बोट की और वाटर की स्पीड है। ये जो आपका डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम, और ये जो आपका अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम, इन दोनों को रिलेशन जो है वो वाटर के फ्लोटिंग से है। डाउन स्ट्रीम में आपकी जो बोट है वो उस स्पीड में, उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में आपके रिवर का वाटर फ्लो हो रहा है। लाइक जैसे आपके रिवर का वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो आपकी बोट भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो जो बोट की स्पीड होगी वो डाउन स्ट्रीम होगी। और अगर आपकी बोट अपोजिट जाए, वाटर के फ्लोटिंग के डायरेक्शन के अपोजिट जाए, जैसे पानी आपका इस डायरेक्शन में बह रहा है, आपकी बोट इस डायरेक्शन में जा रही है जस्ट इसके अपोजिट, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि बोट की भी आपकी स्पीड है, वाटर की भी आप स्पीड है। तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी, एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। नेचुरल है। यहाँ से स्पीड जो निकल के आएगी डाउन स्ट्रीम में वो क्या हो जाएगी? दोनों का एडिशन हो जाएगा। अब अगर हम बात करें अप स्ट्रीम की, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर आपकी बोट को कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, और उसको डिस्टेंस जब ट्रेवल करनी है तो यहाँ पे एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर बोट को आगे जाना है तो डेफिनेटली उसकी जो स्पीड है वो वाई की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर वाई की स्पीड, यानी जिस स्पीड से आपका वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड से अगर बोट की स्पीड कम हुई तो बोट आपकी क्या होगी? वाटर के साथ फ्लो कर जाएगी। और अगर वाटर के साथ फ्लो कर गई तो उसकी तो कोई डिस्टेंस ही नहीं होगी, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं कर पा रहा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अप स्ट्रीम में जो बोट है वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है इन 2 आवर्स। इसका मतलब ये है कि जो आपके बोट की स्पीड है वो अप स्ट्रीम में आपके वाटर की स्पीड से ज़्यादा है। यानी अगर आप अप स्ट्रीम में स्पीड निकालना चाहें तो क्या करेंगे? आप कितनी स्पीड से आपकी बोट आगे बढ़ रही है ये निकालना है, क्योंकि वाटर तो उसको पीछे लेके जाएगा। अब वाटर पीछे लेके जाएगा, नाव आपकी, बोट आपकी आगे जानी है, तो वहां पर जो स्पीड होगी वो हो जाएगी x माइनस का y किलोमीटर पर आवर। ये हो गई स्पीड। अब ये दोनों स्पीड है हमारे पास। टाइम और
डिस्टेंस हमें दे रखी है तो हमें फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ हमें बात करनी है ऋतु की और ऋतु के नाव की। तो लेट, अब पूछा हमसे क्या गया है, पूछा गया है कि द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट, यानी बहते हुए पानी में स्पीड क्या होगी और रुके हुए पानी में स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी। तो हमने क्या कहा कि रोविंग वाटर की जो रोविंग ऑफ बोट की जो स्पीड है, यानी नाव के चलने की जो स्पीड है, उसको हमने माना x किलोमीटर पर आवर एंड जो आपका वाटर है उसको हमने माना कि वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। अब हमें स्पीड चाहिए, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम। तो हमने क्या किया स्ट्रीम की, अब हमने देखे जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया था कि जो हमारी अप स्ट्रीम है वो क्या है, अप स्ट्रीम x माइनस वाई है और डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई है। तो यहाँ से हमें स्पीड निकल के आई, अप स्ट्रीम हो गई हमारी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब क्या करना है हमें, अब हमें गिवन है इन अप स्ट्रीम और इन डाउन स्ट्रीम। तो पहले हम किसकी बात करते हैं, पहले हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, स्पीड आपको मिल गई है और वो है आपकी x प्लस का y किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपको मिल गई, डिस्टेंस क्या गिवन है, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और टाइम कितना लगा इसको कवर करने में, टाइम लगा इसको कवर करने में 2 आवर। तो अब आप यहाँ से अपना फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। आप रखेंगे यहाँ वैल्यूज को, तो डिस्टेंस आपकी है 20, तो आपने रखा 20, यहाँ स्पीड है आपकी x प्लस का y और मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, तो ये 2 आपका इक्वल टू उस पर आ जाएगा, 20 को डिवाइड करेगा, यहाँ से आपका इक्वेशन बनेगा x प्लस का y इज इक्वल टू 10। नाउ दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इन अपस्ट्रीम, इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में आपकी जो स्पीड है वो क्या है, स्पीड है आपकी x माइनस का y किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या है आपकी, डिस्टेंस है आपकी 4 किलोमीटर। टाइम कितना लगा आपको, टाइम लगा यहाँ भी 2 घंटे 2 आवर्स। यहाँ भी आप अपना फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो ये हुआ आपका। अब यहाँ से आप रख दीजिए डिस्टेंस आपकी क्या है 4 किलोमीटर, तो 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस का y इज इक्वल टू 2, सॉरी मल्टीप्लाई में 2 होगा, ये 2 इक्वल को उस पर आ जाएगा, 4 को डिवाइड करेगा 2 टाइम में जाएगा, यानी आपका इक्वेशन क्या बनेगा x माइनस का y इज इक्वल टू 2। नाउ दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड है, आपको इसको ऐड करना है। वेरिएबल दोनों में आपके इक्वल है, x भी इक्वल है y भी इक्वल है, बट y का साइन अपोजिट है, तो आप क्या करिए ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका इक्वेशन क्या होगा, x प्लस का y इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस का y इज इक्वल टू 2। दोनों को आप ऐड करेंगे, y आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई यहाँ पे 3, सॉरी 2x इज इक्वल टू 12 होगा, और जब 12 होगा तो x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ 6। ये आपके x की वैल्यू है। अब हम बात करते हैं y के लिए, हमें सॉल्व करना है, y की वैल्यू निकालना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी आप रख दीजिए, हम रख रहे हैं 1 में। हमारा इक्वेशन है x प्लस का y इज इक्वल टू 10, तो x हमारा 6 है, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल को उस पर आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस का x होगा, यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस का 6, यानी y इज इक्वल टू निकल के आया 4। ये आपके x और y की वैल्यू है। आपने x माना था बोट की स्पीड को और y माना था अपने वाटर की स्पीड की। अब आप ये देखिए, आपको आपके आंसर मिल गए हैं, आपको अपना फाइनल आंसर लिखना है, बट आपको आपके फाइनल आंसर लिखने से पहले आपके जो आंसर्स आए हैं उनको वेरीफाई भी कराना जरूरी है, क्योंकि अगर आप वेरीफाई नहीं कराते हैं तो आप ये श्योर नहीं हो सकते कि आपका आंसर जो है वो राइट है या रॉन्ग है। तो बात करते हैं हमारे आंसर्स के वेरिफिकेशन की। अब आप ये देखिए, वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है, हमारी जो कंडीशन है उसे ही वेरीफाई कराना है। पहले ये कह रहा है कि अगर बोट डाउन स्ट्रीम जाए, डाउन स्ट्रीम जाती है तो वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2 घंटे में कवर करती है, उसकी स्पीड क्या है। तो अब आप ये देखिए, ये हमने x जो निकाला है ये हमने बोट की स्पीड निकाली है, और हमने y निकाला है ये वाटर की स्पीड निकाली है।
डाउन स्ट्रीम में बोट और वाटर की स्पीड ऐड होगी, यानी 6 + 4 = 10 किलोमीटर पर आवर। ये 10 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, यानी हर 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रही है, 2 घंटे में इसको कवर करना है, तो डेफिनेटली ये 2 घंटे में 20 किलोमीटर ही जाएगी। तो आपका पहली कंडीशन तो वेरीफाई हो गई कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आपकी 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगी, वेरीफाई हो गई। सेकंड क्या है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, x माइनस का y, ये होता है x आपका 6 है, y आपका 4 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस का 4 विच इज इक्वल टू 2। तो स्पीड आपकी क्या निकल के आई, 2 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड निकल गई। डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर किया बोट ने, 4 किलोमीटर का, और वो भी कितने समय में, 2 घंटे में। तो आप ये देखिए कि स्पीड इसकी 2 किलोमीटर पर आवर है, यानी हर 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाएगी। अब 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रही है, तो डेफिनेटली 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगी ही जाएगी। तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। इट मीन्स द स्पीड ऑफ बोट हमसे क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ रोविंग आप लिख दीजिए यहाँ पे, स्पीड ऑफ रोविंग इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। गाइस, अब हमें डिस्कस करना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, लेकिन हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 19। ये एग्जाम्पल नंबर 19 आपका सिमिलर आपके क्वेश्चन के जैसा ही है जो आपने अभी किया है। इसमें बस थोड़ा सा एडिशनल है। वो एडिशनल क्या है, हम आते हैं क्वेश्चन में, तभी हमको समझ में आएगा। और क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किया है वैसे ही ये भी आपका किया जाए। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, ए बोट गोज 30 kilometer upstream and a 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and a 45 kilometer downstream. Determine the speed of the steam and that of the boat in a still water. ये क्वेश्चन भी आपका पिछले जैसा ही है, इसमें बस थोड़ा सा चेंज ये कर रहा है कि उसमें इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा था कि डाउन स्ट्रीम 2 घंटे में जाता है और अपस्ट्रीम भी 2 घंटे में जाता है, बट डिस्टेंस अलग अलग है। यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि 10 घंटे में 10 आवर में वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों स्पीड कवर करता है। वैसे ही वो 13 आवर में भी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों डिस्टेंस कवर करता है। एक टाइम में दोनों स्पीड दी है। यहाँ पर एक टाइम में एक ही स्पीड थी, या तो डाउन स्ट्रीम थी या तो अप स्ट्रीम थी। यहाँ पर दोनों स्पीड है, यानी 10 घंटे में वो पहले 30 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम। यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम अलग अलग जाने में कितना समय लगा ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें इतना मालूम है कि अगर हम 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएं और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएं तो उसमें हमें टोटल समय 10 घंटे लगते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा ये कह रहा है कि अगर हम 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो हमें 13 घंटे लगते हैं। अगेन हमें यहाँ फिर ये नहीं मालूम है कि 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में या फिर 55 किलोमीटर अप स्ट्रीम आने में 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम आने में अलग अलग कितना समय लगा, ये यहाँ हमें ये भी नहीं मालूम। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगेन हमको स्पीड माननी है स्टिल वाटर की और बोट की, फिर उसके बाद हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। आगे हमारा क्वेश्चन आसान है, देखते हैं कैसे करना है इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अगेन हमारा जो स्टार्टअप होगा वो यहीं से होगा कि स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 19 है। लेट द स्पीड ऑफ बोट is x kilometer per hour and the speed of steam. स्टीम कहने का यहाँ मतलब है स्पीड ऑफ वाटर। तो हमें दोनों मिल गए। अब हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है, अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है। स्पीड इन
स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, और ये क्या होगी, ये होगी x प्लस का y किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड इन अपस्ट्रीम ये होगी हमारी x माइनस का y किलोमीटर पर आवर। दोनों स्पीड हमें मिल गई। अब आप ये देखिए कि क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि पहले 10 घंटे में आपकी जो बोट है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है। टाइम आपका सेम है 10 घंटे। तो अब आपका क्या होगा, यहाँ से आप पहले तो ये निकालिए कि आपकी जो स्पीड है वो क्या होगी। आपका फॉर्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। आपको ये डिस्टेंस पता है, आपको टाइम पता है, आपको स्पीड पता है। स्पीड आपकी x प्लस वाई है, टाइम आपका क्वेश्चन में गिवन है, और डिस्टेंस भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब आप ये देखिए कि अगर आप डिस्टेंस पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में अलग अलग कितना समय लगा है, हमें पहले ये निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए डिस्टेंस आपकी कितनी है 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस है, हमें टाइम निकालना है। तो इज इक्वल टू में हम टाइम रखेंगे और स्पीड से डिवाइड कर देंगे। और स्पीड क्या है, हम अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो अप स्ट्रीम में स्पीड होती है x माइनस का y। इसी तरीके हम 44 की बात करेंगे तो 44 किलोमीटर को जाने के लिए हमें कितना समय लगा, जब हमारी स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आती है हमारा टाइम हुआ। अब आप ये देखिए 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम दोनों को जाने में 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम दोनों को एक साथ जाने में 10 मिनट का समय लगा, 10 घंटे का समय लगा। तो यहाँ से हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन 10 hours boat goes 30 kilometer upstream and 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब आप ये देखिए हमने यहाँ पे पहले ही फाइंड कर लिया है कि 30 किलोमीटर को जाने में कितना समय लगा ये, और 44 किलोमीटर को जाने में कितना समय लगा ये। अगर हम इन दोनों समय को ऐड करेंगे तो 10 घंटे ही आना चाहिए, क्योंकि 10 घंटे में ही तो हमने इन दोनों की डिस्टेंस को कवर किया है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 30 डिवाइड बाई एक्स माइनस का वाई प्लस 44 डिवाइड बाई एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू 10। नाउ दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, अगेन इन 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 13 घंटे तो हमारा समय है, तो हम इसको इक्वल में 13 कर सकते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग ये हमारा जो 14 किलोमीटर है ये, और ये जो हमारा 15 किलोमीटर है, इन दोनों को अलग अलग टाइम निकालना है। तो अब आप ये देखिए कि आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू जो आपने यहाँ पे अभी किया है सेम वही कर रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। टाइम हमें मालूम नहीं है तो हम टाइम मान सकते हैं। डिस्टेंस हमारी कितनी है 40 किलोमीटर। अब 40 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 40 किलोमीटर जाने में हमें कितना समय लगा ये हमें मिलेगा। तो स्पीड कितनी है, स्पीड किसकी हम बात कर रहे हैं, अपस्ट्रीम की। तो स्पीड क्या होगी x माइनस का वाई इज इक्वल टू, नाउ दिस इज जो t1 आप ऐसा कह सकते हैं, t1 माने या आप टाइम माने कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके 55 जाने में आपको कितना समय लगा ये उसकी स्पीड से आप डिवाइड करके बताएंगे। और स्पीड आपकी क्या है डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई होगी, ये आपका t2 हो जाएगा। अब आप t1 और t2 को अगर ऐड करें तो कितना आना चाहिए, ये 13 आवर्स आना चाहिए, क्योंकि 13 घंटे में ही ये सारी डिस्टेंस कवर की जा रही है। तो बस हो गया आपका सोल्यूशन, कर दीजिए इसको। अब ये हो जाएगा आपका 44 डिवाइड बाई एक्स माइनस का वाई प्लस 55 डिवाइड बाई एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू 13। नाउ दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे आपने जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट के क्वेश्चन किए थे ठीक उसी तरीके आपको यहाँ भी करना है। इक्वेशन को रिड्यूस करना है,
रिड्यूस करने का मतलब ये है कि इसे लीनियर पेयर में पहले कन्वर्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। यानी अब हम लेट करेंगे, लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 बाई एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू क्यों। ये हमने पी और क्यू माने। अब जब हम पी और क्यू मानेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन हमारा पहला वाला बनेगा। सो इक्वेशंस बिकम, हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 30p प्लस का 44 क्यू इज इक्वल टू 10। इसे हम कंसीडर कर सकते हैं हमारा तीसरा इक्वेशन, और ये हमारा दूसरा जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट होकर क्या बनेगा, 44p प्लस का 55 क्यू इज इक्वल टू 30। अब इसे हम कंसीडर कर सकते हैं हमारा चौथा इक्वेशन। अब इन्हें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए आपके दो मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एलिमिनेशन आपका इजी होता है, हम ये बार बार कहते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूशन को यूज़ नहीं करेंगे। चलिए यहाँ हम करते हैं एलिमिनेट। अब एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इनको इक्वल करना है, और इक्वल करने के लिए हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑफकोर्स बिना मल्टीप्लाई किए तो हम इक्वल कर नहीं सकते। तो उसके लिए अब क्या करें, अब देखिए आपका कौन सा वेरिएबल है जो इक्वल हो रहा है आसानी से, क्योंकि जो आसानी से हो जाएगा उसे के लिए एलिमिनेट कर देंगे हम। जैसे यहाँ हम देखें हमारा 30p है और ये 44p है, तो ऐसा करते हैं हम क्या करेंगे कि पहले इक्वेशन में हम 44 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे में 30 का, यानी पहले में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 44 का, दूसरे में कर देते हैं 30। सो गाइस चलिए अब आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, पहले उसे सुधारते हैं फिर उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके क्वेश्चन को सही करेंगे। मिस्टेक ये हुई है कि अभी हमने यहाँ देखा है कि जो हमारी अपस्ट्रीम स्पीड है डिस्टेंस है वो कितनी है 40 किलोमीटर, और हमारे इक्वेशन बनाने के समय हमने स्पीड को रख दिया है 44। अब ये 44 रखने के बाद जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, और मिस्टेक के कारण इसके आगे हो नहीं रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको सही करते हैं, और ये 44 की जगह हम यहाँ 40 लेके आते हैं। अब जब हम 40 लेके आएंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो आसान हो जाएगा। 30 और 40 को क्या करना है, इक्वल करना है, तो यहाँ से आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे इक्वेशन 4 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका इक्वेशन कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और इक्वल होगा तो आपका p एलिमिनेट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इट, मल्टीप्लाई 4 इन इक्वेशन थर्ड एंड 3 इन इक्वेशन फोर्थ। यानी आपने मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन थर्ड में 4 का और इक्वेशन 4 में 3 का। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इक्वेशन क्या बनेगा, 4 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 12, यानी 120p प्लस का, अब आप 4 का मल्टीप्लाई 4 में 44 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4 4 जो 16, अगेन 4 4 जो 16, 117, 176 क्यों इज इक्वल टू, ये हुआ आपका 40। इसे ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपको 40 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 120p प्लस का ये हो जाएगा 5 3 जो 15 एंड 5 3 जो 15, 116, 165 क्यों इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 39, ये होगा। अब आप इसके आगे सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है आपको। सब्ट्रैक्ट इसलिए करना है क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो ये सब्ट्रैक्शन होगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब जैसे ही आपका एलिमिनेट हुआ, आप 176 से 165 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, एंड ये आपका 1 में से 1 गया नथिंग, यानी 11 क्यों इज इक्वल टू 1, यानी क्यों इज इक्वल टू निकल गया 1/11। ये आपके क्यों की वैल्यू है। अब आपको फाइंड करना है p, तो p के लिए आप क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, पुट q इज इक्वल टू 1/11 इन इक्वेशन। हम उसी इक्वेशन में रखेंगे जहां हमारा p और q है, तो हम या तो 3 में रख सकते हैं या तो 4 में रख सकते हैं, तो हमने थर्ड में रखा। अब जैसे ही थर्ड में रखेंगे हमारा इक्वेशन बन जाएगा 30p प्लस का 44 क्यू इज इक्वल टू 10 है, या हम क्यू की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 30p प्लस का 44 मल्टीप्लाई 1/11 इज इक्वल टू 10। 11 बन जाए 11, 11 4 जा 44, ये 4 आपका इक्वल टू उस पर आ जाएगा, 10 से डिवाइड सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 30p इज इक्वल टू 10 माइनस का 4 विच इज इक्वल टू 6,
यानी 30, p इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू हो जाएगा 6/30, 6 6 5/30 यानी p इज हुआ 1/5। ये आपके p की वैल्यू है। बट अभी आपको आपके फाइनल आंसर नहीं मिलेंगे। फाइनल आंसर आपको तभी मिलेंगे जब आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आपने लेट भी किया था x और y के टर्म में। तो अब आपको x और y के लिए सॉल्व करना है। अब आप ये देखिए, आपने लेट क्या किया था, आपने लेट किया था कि 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू पी एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू। अब आपको इसे x प्लस वाई के लिए सॉल्व कर देना है और x माइनस वाई के लिए सॉल्व कर देना है, और आपको यहाँ से x और y की फाइनल वैल्यू मिलेगी। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। हमने क्या लेट किया है, हमने लेट किया है 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू p एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू। ये हमने लेट किया है। अब यहाँ हम p और q की वैल्यू रखेंगे। p की वैल्यू हमने निकाल रखी है 1/5 एंड q की वैल्यू हमने निकाल रखी है 1/11। तो यही हम वैल्यूज रखेंगे। ये हो जाएगा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5 एंड इधर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x प्लस का y इज इक्वल टू 1/11। अब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको यहाँ से एक इक्वेशन दो मिलेंगे, दो इक्वेशन आपके होंगे। पहला होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये इसे आप कंसीडर कर सकते हैं आपका पांचवा इक्वेशन। एंड आपका ये होगा x प्लस का y इज इक्वल टू 11, ये होगा आपका छठा इक्वेशन। दो इक्वेशन यहाँ फिर से आपको मिले। अब आपको इन्हें सॉल्व करना है। यहाँ आपको वेरिएबल को इक्वल करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इक्वल हैं। तो जब वो ऑलरेडी इक्वल हैं तो आपको बस सॉल्व करना है। आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशन 4 प्लस का 6, 4 प्लस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। सॉल्व करेंगे, y आपका एलिमिनेट हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 16। यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 8। ये आपका x की वैल्यू निकल गई। अब आपको y के लिए सॉल्व करना है। आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, यानी पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 6। और इक्वेशन 6 से आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये x इक्वल टू उस पर आ जाएगा, y इज इक्वल टू 11 माइनस का 8, यानी y इज इक्वल टू निकल गया है 3। ये आपके y की वैल्यू है। फाइनल आंसर है आपका x और y। x आपने किसके लिए माना था, स्पीड ऑफ बोट के लिए। y आपने किसके लिए माना था, y आपने माना था स्पीड ऑफ वाटर के लिए। अब आप ये देखिए, आपकी x और y की वैल्यू सिमिलर वही आई है जो हमारी बुक में दी है। ये एग्जाम्पल था, तो इसका आंसर भी आपको मिलेंगे। y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 8, यानी आपके आंसर वेरीफाई कराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ वेरीफाई हो रहे हैं। बट अगर आपको वेरीफाई कराना ही है तो आप क्या कराएंगे, सिचुएशन को वेरीफाई कराएंगे। और सिचुएशन आपकी क्या है कि आपने इन दोनों इक्वेशंस को वेरीफाई करा लेना है। पहला आपका इक्वेशन ये है, यहाँ आप x और y की वैल्यू रखेंगे, LHS और RHS इक्वल आना चाहिए, तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। और दूसरा इक्वेशन आपका ये है, यहाँ आप x और y की वैल्यू रखेंगे तो ये भी आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। और आपको पता चलेगा कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगा। और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगा। तो ये रहा आपके एग्जाम्पल नंबर 19 का कंप्लीट सोल्यूशन। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।